शहर से सपहर तक किताब के मुसन्निफ डॉक्टर सोहेल अहमद खान मज़िया मज़मून ज़राफ़त नगारी किसी की बात न सुनने या न तवज्जो देने की वजह से जो इंजाम होता है। शहर से सपहर तक खुदा जाने हम मनहूस थे या वो इलाका बदबख्त था जिसमें हमने जामे वलादत नोश फरमाया। लेकिन फिर भी कोई न कोई मनहूस ज़रूर था, क्योंकि यूं ही हमारे होश व हवास के नाहन निकलना शुरू हुए तो कश्मीरियों ने शायद हमारे लिए आज़ादी लेने की खातिर तहरीक आज़ादी का आगाज़ कर दिया। इस तहरीक का आगाज़ होना ही था कि भारतीय फ़ौज ने तहरीक बर्बादी का आगाज़ कर दिया और यूं हमने आंखें खोली। मार्टर के गोलों की आवाज़ों में हमारे कान गोलियों की बौछारों में खुले और हमारी नाक आंसू गैस में बहना बंद हुई। बात दरअसल यूं है कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। कश्मीरी कौम पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे और बॉर्डर लाइनें, जिसमें हमारा इलाका भी शामिल था, और तमाम सड़कें इंडियन फायरिंग का म्यूज़िक सुनते रहो और लुत्फ़ अंदोज़ होते रहो, या फिर सूरज निकलने से पहले अपने इलाके से निकलो तो डूबने के बाद अपने घर का रुख करो। आज मुझे शक हो रहा है, कहीं सूरज ने हम पाबंदी तो नहीं लगा रखी थी कि मेरी मौजूदगी में तुम अपने गाँव में नहीं रह सकते। भला एक गाँव में 2 सूरज कैसे रह सकते हैं? चलो जो कुछ हो गया होने दो। दुश्मन एक बार फिर इस बात से हट गया जो मैं कहना चाहता था, और हटूँ भी कैसे नहीं, क्योंकि बात ही ऐसी है। अच्छा चलो कह देता हूँ। ये इन दिनों की बात है, इनका रोना मैं रो चुका हूँ, क्योंकि आने वाले दिन मुझे करीबी शहर में जाना था। हमें इल्म जैसी लाजवाल दौलत के शिकंजों में जकड़ा हुआ था। रात को चैन से सो गया। शहर के वक्त आंख खोलते ही कुछ इंडियन लोगों का हाथ पकड़ा। कुछ मेरे दादाजी की जोरदारी मुक्काबाजी मुजरम ठहरी, जो मेरे कमरे के दरवाजे पर ऐसे बज रही थी जैसे कोई गैर तरबियत याफ्ता इंसान फटे हुए ढोल को कोकेन मार रहा हो। अव्वल अव्वल तो मैंने सोचा पता नहीं नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली लगी हुई है। तुम एक गोरख अंधा हो, तुम एक गोरख अंधा हो। क्योंकि कव्वाली मशरक़ व मगरब की मौसीकी का हसीन इम्तज़ाज है। इस तरह दादाजी की दरवाज़े पर मुक्काबाजी और इंडियन फायरिंग इंडो कश्मीर मौसीकी का बदतरीन इम्तज़ाज थी। जागने के बाद बिस्तर से उठे, आसमान पर खरबों सितारों की तरफ देखा। इन सितारों में से कई शैतानों ने यकलहत आंख मार दी। मैंने फ़ौरन आंखें नीचे की और दिल ही दिल में सितारों की शरारत पे हंसा। जब मेरा ध्यान अपने मुंह के जायके की तरफ गया, बस कुछ ऐसा लगा किसी ने खट्टी इमली मुंह में डाल दी हो। फिर समझ गया कि रात आलम हवाब में हमने राजा साहब के घर जो दावत खाई थी, वो आलम हकीकत में अपने तकिए का कोई कोना छुपा रहा था। शीशे के सामने खड़ा हुआ तो आगे एक चुड़ैल नजर आई। एक झटके के साथ डरा और फिर आयतल कुर्सी का हित शुरू कर दिया। खुदाया ये चुड़ैल तो भागने का नाम नहीं लेती। हमको शक सा होने लगा कि कहीं हमारी आयतुल कुर्सी में मिलावट तो नहीं। ये शक यकीन में तब्दील हुए जा रहा था। हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था। हम अभी भागने वाले थे कि आयतुल कुर्सी ने अपना रंग दिखाया और हमें समझ में आया कि जिसे हम चुड़ैल समझ रहे थे, वो दरअसल अपनी ही बदतमीज से ही हमारे सामने खड़ी थी। ये जानकर हमें बेहद अफ़सोस हुआ और अपनी शक्ल पे तरस आया। बहरहाल हमने अपनी शक्ल के मतलब सोचना बंद करते हुए टूटी खोली और मुंह धोया। शीशे में देखना मुनासिब न समझा। अम्मी से कपड़ों के मतलब ज़ियाफ़त किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कपड़े वो पिछले अंदर में चारपाई पर पड़े हैं, ज़रा ख्याल रखना, उल्टे न लगा देना। ये सुनकर हम जोश में आ गए। हमारा लहू खोल उठा, हमारे होंठ कांपने लगे, हमारे दांत बजने लगे और हमने अच्छी खासी तकरीर कर डाली। आपने हमें समझ क्या रखा है? मैं कोई मजनून थोड़ा हूँ
جسے اپنے کپڑوں کا ہوش نہ ہو، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ الٹے کپڑے پہن کر شہر چلا جاؤں۔ ہمیں اپنا خیال رکھنا آتا ہے۔ ہم بے شیشہ دیکھے بغیر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بالوں کی پوزیشن کیا ہے اور کتنا نمبر بال سفید ہے، میری مونچھوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کی لمبائی کتنی ہے۔ اور سنیے، اس کے بعد ہمیں ایسی نصیحت نہیں کیجیے گا، ہم ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہم اتنا نہیں جانتے کہ شلوار قمیض کیسے پہنی جائے؟ تقریر کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے تھوڑا وقفہ کیا تاکہ تالیاں بج سکیں۔ خاموش ہوتے ہی ہمیں ہوش آ گیا کہ میں کسی جلسے میں نہیں بلکہ اپنی امی کے سامنے تقریر کر رہا ہوں۔ تقریر کرنے کے بعد میں کپڑوں والے کمرے کی طرف اس انداز سے چلا جیسے میں انڈین فلم میں بطور ہیرو ایکٹنگ کر رہا ہوں اور میرا سٹائل سلو موشن میں دکھایا جا رہا۔ اس سٹائل میں چلتا ہی جا رہا تھا کہ نانا جی کی گاڑی کے ہارن کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز کا ہمارے کانوں سے ٹکرانا ہی تھا کہ ہم نے تیزی سے کپڑوں کا رخ کیا اور کپڑے ایسے لگائے جیسے میری فلم کوئی آگے کر رہا ہے۔ کپڑے بوٹ لگانے کے بعد اتنی تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا کہ اگر اتنا تیز میں عالمی ریس مقابلے میں دوڑتا تو یقیناً فرسٹ آ جاتا۔ گاڑی کو پکڑا، خدا تیرا شکر۔ میرے نانا جی بڑی اچھی طبیعت کے مالک ہیں۔ سچ شکر کہ اس دن گاڑی میں صرف نانا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ نانا نے گاڑی چلانا شروع کی۔ تقریر کے اثرات ابھی تک میری طبیعت پر چھائے ہوئے مجھے ہیرو بنائے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے اوپر ہدا اور زمین میں صرف میں اور میرے ڈرائیور نانا صاحب ہیں۔ نانا جی نے دھیرے دھیرے گاڑی چلانا شروع کی اور آہستہ آہستہ گزشتہ شام کی خبروں پر تبصرے کو تیلی لگا دی۔ ہم بھی تبصرے میں شریک ہو گئے اور کچھ یوں لگا کہ میں بی بی سی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اور مختلف صحافی مجھ سے کمنٹس لینا چاہتے ہیں۔ میں مسکراتا اور تبصرہ کر دیتا۔ ویسے افغانستان کی موجودہ حالت طالبان کی بنیاد پرستی کی بدولت ہے۔ ہاں، ظاہر ہے آپ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں حالات دنیا سے کٹ کر کیسے گزارا کر سکتے ہیں۔ اب دنیا گلوبل ویلیج ہے، فاصلے سمٹ کے۔ چاند جو کبھی حسین محبوب کا استرا تھا، آج انسان کی راہ کی خاک ہے۔ دنیا فضا میں گرہیں لگا رہی ہے اور طالبان ابھی تک بجلی کی کڑک سے دہل جاتے ہیں۔ نانا جی کو ہماری شاید یہ فلسفیانہ گفتگو راس نہ آئی۔ انہوں نے متضاد رائے اختیار کر لی اور یوں اٹھے۔ کان کہتا ہے کہ طالبان غلط ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اس فاشی کے دور میں اللہ کے نام لینے والے مسلمان ہیں۔ وہی تو ہیں جن کے دم سے کائنات قائم ہے۔ ہمارے لوگوں کی بدبختی دیکھو، جو انسان خدا کے حکم کی تعمیل کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنائے، انہیں بیوقوف سمجھتی ہے۔ ہم نے یہ کچھ سن کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، ہاں نانا جی، ہمارے لوگ جدت کرتے ہیں، یعنی جدت کرتے ہیں کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر انگریز کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اگر حدیث سنا دی جائے تو اتنا انیزی محسوس کرتے ہیں جیسے انہیں کسی پسو نے کاٹ دیا ہو، اور شیکسپیئر، لینن، مارکس اور ورڈزورتھ کے قول ان کے منہ میں ایسے ہیں جیسے وہ ان کے حقیقی آباء و اجداد ہیں۔ اور یوں نانا جی اگر جدت کی بات کرتے تو ہم جدید ترین بن جاتے، اور اگر بنیاد پرست بنتے تو ہم ان کی بنیاد بن جاتے۔ ہمیں اپنے اس رویے کی حکمت پتہ نہ چل سکی۔ شہر سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے کہ روشنی اندھیرے کو نیست و نابود کرتی جا رہی تھی اور شہر پہنچتے پہنچتے اندھیرے کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک سورج نکل نہیں پایا تھا۔ اس دوران میں نے پتہ نہیں کتنی ہی بڑی باتیں کر ڈالی کہ اگر میری یہ باتیں پیشن گوئیاں اور تبصرے ریکارڈ کر کے صہیونی ایجنسیوں کے حوالے کر دیے جائیں تو وہ یقیناً مجھ سے خوفزدہ ہو کر مجھے اگلے جہاں پہنچانے کے منصوبے بنانا شروع کر دیتے۔ میرے نانا جی کو میری رائے تبدیل کرنے کی حامی کو تو ضرور زدوکوب کیا ہوگا، لیکن انہوں نے یقیناً میرے سونے سے قیمتی الفاظ، پہاڑ سے وزنی تبصرے اور سورج سے روشن خیالوں پر ضرور فخر کیا ہوگا۔ اب میری منزل آن پہنچی تھی۔ اکا دکھی
इक्का दुक्का दुकान खुली थी। गिने चुने आदमी सड़क पर थे और न होने के बराबर गलियों में थे। अलबत्ता बाजार के कुत्ते इधर से चलकर कहीं कोनों में ठिकाने तलाश कर रहे थे। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो गाड़ी में से ऐसे नमूदार हुआ जैसे किसी गुलाब के फूल से कोई बनूर बाहर निकला हो। गाड़ी की शान और शौकत, इसके दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने तमाम लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जा किया। हत्ता कि सोए हुए कुत्तों ने भी अपने पंजों से सर उठाकर सुहाने ख्वाब छोड़कर आंखें खोलकर तायराना निगाह से हमें देखा। हमने उतरते साथ ही नाना जी को खुदा हाफिज़ बोला। अभी 10 कदम ही चल पाया था कि हमने गौर किया कि आखिर लोग हमारी तरफ टुकटुकी बांधे क्यों देख रहे हैं। हम इस सोच में गर्क थे कि हमारी पेंसिल हमारी जेब से नीचे गिरी। हम झुके ताकि पेंसिल उठा सकें। हाय मेरे खुदाया, मैं झुकता हूँ और देखता हूँ, क्या मैंने कपड़े उल्टे पहने हुए हैं। मज़ीद गौर करने के बाद मालूम हुआ है कि हम वाकई उल्टी शलवार लगाकर आगे हैं। मैं अपनी जगह जाम हो गया। फिर एक आसमां को हिला देने वाले कहके ने मुझे वहाँ से भगा दिया। अभी भाग कर एक गली क्रॉस ही की थी कि मुड़ देखता हूँ क्या कि मेरे माज़ज़ उस्ताद असलम साहब अगली गली से नमूदार हो रहे हैं। इस सिमत से आया उसी सिमत उसी रफ्तार से वापस मुड़ा। एक और गली में चला गया। ये गली तो मुझे अपने कमरे की तरफ रहनुमाई न कर सकती थी, अलबत्ता वक्ती पनागा ज़रूर थी। थोड़ा सा खुश हुआ कि आगे लड़कियों का एक गिरोह नीली पीली सब्ज़ और सफ़ेद वर्दियों में मलबूस मेरी तरफ आ रहा है। वहाँ से भागकर पहली गली में गया। असलम साहब गायब थे। गली से आगे चलना शुरू हो गया। गली जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ मुझे 2 नुक्ते नज़र आए। सूरज भी निकल चुका था। ये 2 नुक्ते बड़े होते होते बहुत बड़े हो गए। बिलाखिर ये 2 नुक्ते मेरे 2 दोस्तों का रूप धार गए। मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, लिहाजा मैंने कमांडो एक्शन किया और दीवार फैलाकर एक ऐसी जगह चला गया जो सिर्फ पूरा क्रिकेट फेंकने के लिए मुख्तस थी। इस जगह मेरा एक पाँव तो ज़मीन पर टिका मगर दूसरा शायद किसी गटर में चला गया था। शायद ये गंदगी का ढेर था। खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने मुझे बचा लिया। बहुत खौफज़दा हुआ। बदबू ने मुझे घेर लिया और मक्खियाँ मुझ पर ऐसी बैठ गईं जैसे मैं कोई शहद की मक्खियों का छत्ता हूँ। इस सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए मैंने थोड़ी सी साफ जगह दरियाफ़त की और वहाँ गधे की तरह ज़मीन पर लेट गया और सांप की तरह चलने लगा। मक्खियों की कुछ तादाद अब या तो मर गई थी या उड़ गई थी, लेकिन फिर भी मक्खियों की गुंजान आबादी मेरे जिस्म की बाशिंदा थी। अब इस दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उस साया अभी बैठे हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक रेहड़ी चलने की आवाज़ आई। फिर क्या हुआ मत पूछो। बिस्कुटों के खाली डब्बे, दवाइयों की खाली बोतलें, खराब अमरूद, आम की गुठलियाँ और सब्ज़ी और फ्रूट के छिलके यकदम मेरे ऊपर एक तूफ़ान की सूरत में गिर पड़े। तो शायद कि हाकरूब ने इस मखसूस जगह पर फेंकने थे। बहुत गुस्सा आया। फिर सोचा कि बेचारे इस हाकरूब को क्या पता हो हुआ होगा। बॉर्डरलाइन की एक बरगज़ीदा हस्ती गैर मौजू हालात होने के बायस इस जगह क़याम पज़ीर है। बहरहाल अब मुझे यकीन हो चुका था कि अब कोई भी देखने वाला शख्स मेरी शनाख्त न कर सकेगा। लिहाजा मैंने ऐन दोपहर के वक्त एक मरतबा फिर दीवार लांगी और गली में आ गया और अपने कमरे की तरफ चलना शुरू किया। मैंने चलने का अंदाज़ थोड़ा सा पागलों वाला कर दिया। रास्ते में मुझे अपने हज़ारों दोस्त देखने में आए, हज़ारों रिश्तेदार और हत्ता कि मैं अपने नाना जी को भी बिल्कुल 1 गज़ के फासले पर देखा। तो किसी की नज़र में इतनी इस्तात नहीं थी कि वो मेरी शक्ल का जलवा बर्दाश्त कर सके या मुझे पहचान सके। आखिरकार हम इसी हालत में अपने हॉस्टल तक जा पहुँचे। किसी लड़के ने आवाज़ दी, पागल हॉस्टल में दाखिल हो गया है, धक्के देकर बाहर निकालो इसे। ये आवाज़ शायद मेरे किसी रूममेट ने दी थी। जब तक मेरे हॉस्टल फेलोज़ का लश्कर कमरों से बाहर आकर मुझ पर टूट था, मैंने बगैर वक्त ज़ाया किए गुस्ल खाने का रुख किया और नहाना शुरू कर दिया। बाहर लड़के हाथों में डंडे और छुरियाँ लिए खड़े थे। पागल बाहर निकले तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हर कोई पागल हर कोई पागल को कैसे सज़ा दी जाए मंसूबे बना रहा था। हम दिल ही दिल में हँसे जा रहे थे और नहाकर निखरते जा रहे थे।
نہانے کے بعد میں نے اپنے جسم پر تولیہ باندھا اور اپنا چہرہ مبارک شیشے میں دیکھا۔ مجھے ایسے لگا میں ٹی وی پر کسی صابن کے ایڈورٹائزمنٹ میں مصروف ہوں۔ خیر میں باہر نکلا تو سب لڑکے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے یہ تو اثر ہے! مجھے پہچانتے ہی سب لڑکے اجمل پر ٹوٹ پڑے کہ اس نے ہاسٹل والوں کو غلط اطلاع دی۔ ہاسٹل میں کوئی پاگل داخل ہو گیا۔ دل مسکرایا۔ میں بھی لڑکوں کے ساتھ مل کر اجمل پر